नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी भोपाल की बड़ी झील स्थित बोट क्लब पर आज खेलो एमपी यूथ गेम्स की शानदार शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मशाल प्रज्वलन कर खेलों का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की शुरुआत वाटर प्रोजेक्शन, लेजर शो और आतिशबाजी के साथ हुई, जिसने ओलंपिक जैसे आयोजन का नजारा पेश किया। सीएम मोहन यादव ने खेलो एमपी यूथ गेम्स को लोगो, जर्सी, थीम सॉन्ग और शुभंकर का अनावरण भी किया। उन्होंने कहा कि जब शुरुआत इतनी भव्य है तो परिणाम भी बहुत अच्छे होंगे। राज्य सरकार खेल, खिलाड़ी और खेल मैदानों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। खिलाड़ियों को अब लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की सुविधाएं दी जा रही है। कार्यक्रम में प्रसिद्ध कलाकारों की प्रस्तुतियों ने माहौल को और भी रंगीन बनाया। वहीं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में खेलों को नई ऊंचाइयां मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि ये प्रतियोगिता 31 जनवरी तक चलेगी और अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य टीम चयन में प्राथमिकता मिलेगी। मध्य प्रदेश और देश के इतिहास में पहली बार खेलो एमपी यूथ गेम सभी खेल संघों के सहयोग के साथ आयोजित किए जा रहे हैं। अभी तक केवल ये आयोजन इवेंट मात्र होता था, पर अब खेलो एमपी यूथ गेम सिलेक्शन बेस्ड होगा और इसमें लगभग 28 खेलों की प्रतियोगिताएं होंगी। आज 13 जनवरी शाम को 6 बजे बोट क्लब पर लॉन्चिंग सेरेमनी, अनावरण सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी मुख्य अतिथि होंगे। हमारा टॉर्च, जर्सी, एंथम, मैस्कॉट, इन सभी खेलो एमपी यूथ गेम के जो लोगो है उन सब का अनावरण होगा और एक रंगारंग कार्यक्रम फ्लोटिंग स्टेज पर वाटर प्रोजेक्शन के माध्यम से किया जाएगा। मध्य प्रदेश और देश में पहली बार किसी खेल आयोजन में वाटर प्रोजेक्शन का उपयोग किया जा रहा है। खेलों का उन्नयन, खिलाड़ियों का उन्नयन हो और ये खेलो एमपी यूथ गेम के माध्यम से हम खेलों के विकास में काम करें और एक बड़ा आयोजन जिसमें कि बड़े स्तर पर टैलेंट सर्च होगा। आज शाम को 6 बजे बोट क्लब बड़े तालाब पर यह आयोजन है और इसके माध्यम से हम अपने खेलो एमपी यूथ गेम की लॉन्चिंग करेंगे। मध्य प्रदेश तो वहीं आपको बता दें कि लेज़र शो और वाटर प्रोजेक्शन से बोट क्लब पूरी तरह से भव्य नजर आया। खेलो एमपी यूथ गेम्स का आगाज़ हो गया है। सीएम ने मशाल प्रज्वलन के साथ इसका शुभारंभ किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम मोहन यादव ने खेलो एमपी यूथ गेम्स का आगाज़ कर दिया। मशाल प्रज्वलन के साथ इसका शुभारंभ हुआ। तो लेज़र शो और वाटर प्रोजेक्शन से इस खेलो एमपी यूथ गेम्स की भव्य शुरुआत हुई है। वहीं सीएम ने कहा कि जब आगाज़ इतना अच्छा है तो इसका अंत भी बेहद ही भव्य रहने वाला है। तो खेलो एमपी यूथ गेम्स का आगाज़ हो गया है। सीएम मोहन यादव ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और मशाल प्रज्वलन के साथ खेलो एमपी यूथ गेम्स का भव्य आगाज़ हो गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेज़र शो और वाटर प्रोजेक्शन के साथ भव्य रूप से सजा हुआ बोट क्लब नजर आया। सीएम ने मशाल प्रज्वलन के साथ खेलो एमपी यूथ गेम्स का आगाज़ किया, इसकी शुरुआत की। तो खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर हमारे साथ जुड़ गए। समीर, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? खेलो एमपी यूथ गेम्स का भव्य आगाज़ हो गया है और सीएम मोहन यादव की बात करें, उन्होंने भी इस खास कार्यक्रम में शिरकत की और इसका आगाज़ किया। देखिए साहिल, बिल्कुल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बड़े झील में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खेलो एमपी यूथ गेम्स की भव्य लॉन्चिंग की है। ये खेल जो है बिल्कुल ओलंपिक की तरह ही है। इस दौरान डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ऐसा हुआ जो खेलो एमपी के रूप में ये खेल प्रतियोगिता रखी गई है, ये बहुत ही युवाओं के लिए, बहुत ही आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही सोच के उन्होंने ये आयोजन किया है और साथ ही युवाओं को बधाई दी है कि खेलो एमपी के तहत
ये जो ओलंपिक रखी गई है भोपाल में राजधानी जेल के पास, तो सभी युवा बढ़ चढ़ कर भाग लें और अपने भविष्य को लेकर बेहतर खेलें। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से ये आयोजन हुआ है और लगातार हम देख भी रहे हैं कि राज्य में खेलों को और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए तमाम तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में जिस तरीके से खेलों को आगे बढ़ाया जा रहा है और जो खिलाड़ी हैं उनको और ज़्यादा प्रोत्साहन यहाँ पर दिया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी हैं उनका मनोबल भी यहाँ पर बढ़ रहा है और साथ ही साथ एक अलग ही तरीके की रुचि खेलों में लोगों की बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में बोट क्लब और खेलो एमपी यूथ गेम्स का भी शुभारंभ किया है। इस दौरान डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसी वैश्विक आयोजन का नजारा जैसा दिख रहा है, जैसे ओलंपिक जैसे दिल्ली में देखा जाता है, एक बड़े टूर्नामेंट के रूप में खेला जाता है, ऐसे ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खेलो प्रतियोगिता के रूप में ये शुभारंभ किया गया है, जिसमें डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो इस मौके पर उपस्थित रहे और उन्होंने युवाओं को बधाई दी है। और इस दौरान काफी दूर दूर से जो खिलाड़ी हैं और भाजपा के कई कार्यकर्ता हैं और युवा खासकर काफी उत्साह नजर आ रहे हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं इस कार्यक्रम में। बिल्कुल। और साफ तौर पर जाहिर है कि जब इस तरीके से आयोजन का आगाज़ होता है तो वो आयोजन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफल भी होता है। जैसा कि मोहन यादव ने भी अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया कि जिस तरीके का आगाज़ हुआ है, क्योंकि ओलंपिक से कहीं से भी ये जो आगाज़ है वो कम नज़र नहीं आ रहा था। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरीके से और सीएम ने मशाल प्रज्वलन के साथ जो खेलो एमपी यूथ का जो आयोजन है उसका भव्य आगाज़ यहाँ पर किया है, उसने सभी को मंत्रमुग्ध यहाँ पर कर दिया था। माना जा सकता है कि बहुत ही भव्य आयोजन जिस तरीके का ये हुआ है, आने वाले समय में भी इसी तरह के खेलों के प्रति जो भावना है उसको और ज़्यादा यहाँ पर प्रखर किया जाएगा। देखिए साहिल, बिल्कुल खेलो प्रतियोगिता को लेकर एमपी में जो आयोजन किए जा रहे हैं राजधानी भोपाल में बहुत ही सराहनीय है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। वहीं इस खेल प्रतियोगिता के दौरान जो युवा कल्याण मंत्री हैं विश्वास सारंग जी, इस दौरान वो मौजूद थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर खेल सुविधाएं प्रदान की जा रही है। वहीं हमारे खेल प्रेमी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश खेलों लगातार उन्नयन कर रहा है और साथ ही युवाओं में जिस तरीके से एक क्रेज देखा जाता है खेल के प्रति, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो और तमाम जो गेम्स हैं उसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो है युवाओं को बेहतर स्किल के लिए आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती रहती है। जी साहिल। चलिए समीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खेलो एमपी यूथ गेम्स का भव्य आगाज़ हो गया है। सीएम मोहन यादव ने इसका भव्य आगाज़ किया और मशाल प्रज्वलन के साथ इन खेलों का शुभारंभ यहां पर हो गया है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम मोहन यादव ने पेपरलेस ई कैबिनेट सिस्टम लॉन्च किया। सचिवालय में पहली पेपरलेस ई कैबिनेट मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता सीएम मोहन यादव ने की। पहली बार सभी मंत्रियों ने टैबलेट के माध्यम से कैबिनेट एजेंडा और दस्तावेजों का उपयोग किया। इस नई व्यवस्था के तहत अब फाइलों की जगह डिजिटल दस्तावेजों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे सभी प्रक्रिया ज़्यादा तेज, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनेगी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि ई कैबिनेट व्यवस्था सरकार के डिजिटल विजन का हिस्सा है और इसका उद्देश्य शासन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। उन्होंने बताया कि शुरुआत में मंत्रियों को टैबलेट के साथ डिजिटल और कागजी दोनों तरह के दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में कैबिनेट बैठकें पूरी तरह पेपरलेस होंगी। इस पहल से समय और संसाधनों की बचत के साथ साथ सरकारी कार्यप्रणाली में तकनीकी दक्षता भी बढ़ेगी। कैबिनेट में शामिल मंत्रियों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि टैबलेट आधारित व्यवस्था से फाइलें संभालना आसान होगा और गोपनीयता भी बनी रहेगी। साथ ही किसी भी निर्णय से जुड़े दस्तावेजों तक तुरंत पहुंच संभव हो सकेगी। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संक्रांति पर्व के अवसर पर 3 दिवसीय तातापानी महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर क्षेत्र को विकास की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री कुल 667 करोड़ 57 लाख रुपए से अधिक की लागत से जुड़े 211 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 71 विकास कार्यों का शिलान्यास और 140 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत 200 जोड़ों के विवाह समारोह में शामिल होने की उम्मीद है और नवविवाहितों को आशीर्वाद भी दिया जाएगा। तो बलरामपुर, सामरी और प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्रों में सड़क, पुल, स्कूल, कॉलेजेस और आवासीय भवनों का विकास किया जाएगा। इसके साथ ही रिंग रोड, पुल पुलिया, छात्रावास, स्टेडियम और एकल ग्राम जल योजनाओं का भी लोकार्पण होगा।
तातापानी महोत्सव के आयोजन से जहां एक ओर सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर इन विकास कार्यों से क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को नई रफ्तार भी मिलेगी। उधर मध्य प्रदेश में मौसम बदलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर प्रदेश के कई हिस्सों में धूप खिल सकती है, तो वहीं कई हिस्सों में अब भी शीतलहर जारी रहेगी। लगातार पड़ रहे घने कोहरे का असर ट्रेनों पर भी दिखाई दे रहा है। दिल्ली की ओर से आने वाली मालवा एक्सप्रेस, पंजाब मेल, जनशताब्दी और सचखंड एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 15 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से 2 से 3 दिन बाद मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में बादल और हल्की बारिश की संभावना बन सकती है। फिलहाल प्रदेश के उत्तरी इलाके सबसे ज्यादा ठंड की चपेट में हैं। उधर छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र के इमलाहा गांव में गर्भवती महिला के आधार कार्ड रिकॉर्ड में मृत दिखाए जाने के मामले में अब प्रशासन हरकत में आ गया है। ये मामला डेली 24 भारत की तरफ से प्रमुखता से उठाए जाने के बाद सामने आया। मंगलवार को गर्भवती महिला गीता रैकवार अपने पति मंगलदीन रैकवार के साथ जिला सुनवाई में पहुंची। जन सुनवाई के दौरान महिला ने अधिकारियों से कहा कि साहब, मैं जिंदा हूं, लेकिन आधार सिस्टम में मुझे मृत दिखाया जा रहा है। महिला ने बताया कि आधार में गलती होने के कारण उसे सरकारी योजनाओं और इलाज का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि शुरुआत में अपर कलेक्टर मिलिंद नागदेव ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन मीडिया में मामला आने के बाद जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया। इसके बाद तुरंत आधार सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही महिला को मृत दिखाने वाली एंट्री हटाकर उसका आधार फिर से सक्रिय किया जाएगा, ताकि वो सभी सरकारी योजनाओं और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सके। हमारा सबसे पहले हम आंगनबाड़ी गए, अपने यहाँ पे 6 महीने की प्रेगनेंसी है, तो सबसे पहले हम आंगनबाड़ी गए। आंगनबाड़ी में OTP नहीं वो हो रहा है, आधार कार्ड से इनका कार्य नहीं हो रहा। उसके बाद फिर उज्ज्वला योजना का फॉर्म भर रहे थे गैस सिलेंडर वाले, तो उसमें खाता खुलवाया। दूसरा तो वहाँ पे भी मृत्यु के कारण आधार कार्ड निष्कासित कर दिया गया है, ये आ रहा है। फिर और आगे हम गए, आधार कार्ड में मृत्यु हो से बता रहे हैं, मृत्यु हो से। हाँ, तो क्या अंदर गए थे आप? हाँ। क्या बोले साहब ने? छोटी बात है ये साहब का? हाँ, छोटी बात है ये। तो आपके लिए ये छोटी बात नहीं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ। अब उनके लिए ये छोटी बात नहीं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्या चाहते हो आप? हाँ, अपना आधार कार्ड सही चाहती है, सही हुए। जी, ये संज्ञान आज जनसुनवाई में भी आए थे वो लोग, और आप मीडिया के माध्यम से भी पता चला था। इसमें कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हम लोगों ने सीधे भोपाल बात की, उनके डॉक्यूमेंट्स भेजे। उनके द्वारा बताया गया कि जो अपने मृत आ रहा है, मृत इसलिए आ रहा है क्योंकि 2 करोड़ के लगभग उन्होंने बताया कि अभी ऐसे केस हुए हैं, जिसमें कुछ 0.1% ऐसे भी होंगे कि वो जीवित है, वो मृत हो गया। वो इसलिए हो रहा है जो विभिन्न प्रकार के जो पोर्टल हैं जिसमें आधार को लिंक किया जाता है, बैंक है, CRS पोर्टल है, अपना PDS है, इस तरीके के कई पोर्टलों में अगर उन्होंने मृत किया है तो इसका मेन उद्देश्य है कि गलत यूज ना हो, इसलिए किया जा रहा है। इनका जो संज्ञान में आया है और भी सभी संज्ञान में आएंगे, इसलिए कि पूरा सर्कुलर है और इसमें सीधे ये उनका उस महिला का जो फॉर्म है इसको भेजना पड़ेगा। भेजने के साथ ही आज मेरी जो बात हुई है, जो गीता रेकवार जी हैं, इनका आज या कल तक इनका चालू हो जाएगा। चालू होने के बाद इनको बायोमेट्रिक कराना पड़ेगा, फिर इनका चालू रहे। एक गर्भवती महिला पिछले 1 हफ्ते से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रही है, कह रही है साहब मैं जिंदा हूं, लेकिन आधार सिस्टम ने इस महिला को मृत घोषित कर दिया है, जबकि 6 महीने की गर्भवती है। जनसुनवाई छतरपुर में यहां पर पहुंची हुई है, साथ में उनके पति हैं मंगलदीन रैकवार, इनसे भी हम जानेंगे। और ये आवेदन दिया गया, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जिसमें साफ अक्षरों में लिखा हुआ है जीवित व्यक्ति को मृत घोषित किया गया है। इस पूरे मामले में क्या कुछ अब तक एक्शन हुआ है वो भी हम आपको बताएंगे। एक बार फिर हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मंगलदीन रैकवार। मंगलदीन जी, कहाँ आए हो? यहाँ जिला कलेक्ट्रेट में आवेदन दिया है जी, कलेक्टर साहब को आवेदन दे दिया है। हाँ, तो क्या कहना है, क्या बोला गया? कलेक्टर सर बोल रहे हैं कि आगे भोपाल भेज दिया है सुधार के लिए। 2-4 दिन कितना दिन लगता है समय, वहाँ से जो पावती आएगी उसमें पता चलेगा कितना समय लगता है, कितना नहीं लगता है। अच्छा, तो आश्वासन मिला है, ऊपर भेजा गया है? आश्वासन मिला है।
देखिए महिला जीवित है। हम इनके घर भी पहुंचे थे, महिला काम भी कर रही थी, लेकिन डिजिटल इंडिया में सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया जाता है। और अंदर बैठे अधिकारी जो मिलिंद नागदेव है, अपर कलेक्टर साहब कह रहे हैं तो छोटा मामला है। साहब आपके लिए छोटा मामला हो सकता है, लेकिन एक आम आदमी के लिए, एक गर्भवती महिला के लिए अगर ये मामला अगर मीडिया में नहीं आता तो अब तक ये लोग भटक रहे होते। एसडीएम के दफ्तर पहुंचे थे, बमीठा थाने में एक लिखित में सूचना दी गई कि साहब हम तो जिंदा हैं लेकिन हमें कागजों में मृत बताया जा रहा है। तो ये शर्मनाक मामला है छतरपुर जिले में, और अधिकारी ऐसे बेहुदा बात करते हैं कि ये छोटा मामला है। ये छोटा मामला नहीं है। एक आधार एक पहचान की बात देश में बैठे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं ये छोटा मामला है। आप ये बताइए, आप जब अंदर गए तो क्या कह रहे थे आपसे? छोटा मामला है ये। छोटा मामला है। हाँ, छोटा मामला है। तो आपको एक बार फिर हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या किया गया था आपके साथ? हम सिलेंडर की फार्म भरी, सो गए फार्म भरवाने, खाता खुलवाया, खाता में बताया मृत्यु घोषित कर दिया था। आधार कार्ड में जब ये उज्ज्वला योजना का लाभ लेने पहुंची थी, उस दौरान जब सत्यापन किया जाता है तब पता चलता है इनको तो डिजिटल इंडिया में आधार सिस्टम ने मृत घोषित कर दिया, जबकि महिला जीवित है। हर दफ्तर में जाके जिंदा होने का सबूत देती फिर रही है। हालांकि लगातार जब हम इस खबर को दिखा रहे हैं तब प्रशासन हरकत में आता है। आज जो है छतरपुर कलेक्टर के निर्देश पर ई गवर्नेंस की तरफ से भोपाल को एक पत्र भेजा गया है। इनका जो आधार कार्ड डीएक्टिवेट किया गया है वो दोबारा से रीएक्टिवेट करने के लिए। लेकिन जब जमीन से कोई मामला उठाया जाता है आधार से जुड़ा हुआ, या इस प्रकार के कई बार ऐसे मामले आते हैं कि फर्जीवाड़ा होता है, कई लोगों की मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है और फर्जीवाड़ा करके राशि हड़प कर ली जाती है। परिवार को इसी बात का डर था, क्या कुछ इस प्रकार की इनके साथ घटना हुई है। लेकिन जब हमने पड़ताल की तो पता चला सिर्फ आधार कार्ड में ही मृत्यु घोषित करके आधार सस्पेंड किया गया है। अब खबर दिखाने के बाद एक बड़ा असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जब जिला पंचायत ने जन सुनवाई में पहुंची तब प्रशासन का कहना है हम जल्द ही इसमें सुधार कराएंगे। लेकिन उन कर्मचारियों का क्या करेंगे साहब जो इस प्रकार के जो एक क्लिक से किसी जिंदा व्यक्ति को मार दे रहे हैं। लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं, आगे भी बने रहेंगे। जुड़े रहे मेरे साथ। नमस्कार। वहीं भोपाल स्लॉटर हाउस से जुड़े गौमांस तस्करी मामले में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डॉक्टर वीपी गौर को तत्काल सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। आरोप है कि डॉक्टर ने गौमांस को बफेलो मीट बताकर सर्टिफिकेट जारी किया, जिसके बाद स्लॉटर हाउस से गौमांस से भरा ट्रक महाराष्ट्र के बॉम्बे के लिए रवाना हुआ था। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम अधिकारियों और बीजेपी नेताओं पर सांठगांठ का आरोप लगाया है। जैसे जैसे मामला सामने आ रहा है, स्लॉटर हाउस से जुड़ी गौमांस तस्करी का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि भोपाल को मांस की मंडी नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मामला चाहे कोई भी दोषी क्यों ना हो, कमिश्नर हो या कोई उच्च अधिकारी, सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन और सरकार की सख्ती के बाद मामले में और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। मामले को बेहद गंभीरता के साथ लिया गया है। आज सभी इस बात की अपेक्षा कर रहे हैं कि जो कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व हैं वो निलंबित हों। उसके निर्देश कमिश्नर को दिए गए हैं। एक उच्च स्तरीय जांच भी रिकमेंड की गई है ताकि शासन इस बात की जांच करे कि असलम कुरैशी जो स्लॉटर हाउस का संचालन कर रहा था, क्या उसको आउट ऑफ वे जाकर के टेंडर में लाभ पहुंचाने का काम किया गया है, और अगर ऐसा है तो उसमें जो जो अधिकारी चपरासी से लेके कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर भी अगर इन्वॉल्व हैं तो उनके खिलाफ भी जांच उच्च स्तरीय हो, और उच्च स्तर की जांच समिति जो भी कार्रवाई उसके लिए उस समय अनुशंसित करेगी वो कार्रवाई की जाएगी। स्लॉटर हाउस राजधानी भोपाल में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। भोपाल को मांस की मंडी नहीं बनने दिया जाएगा। स्लॉटरिंग भोपाल से बाहर और मुंबई और एक्सपोर्ट तक हो रही है, जैसा कि सब अभी तक बातों में ध्यान आया है।
इसलिए इस बात के भी निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी कोई भी बाध्यता नगर निगम की नहीं है, किसी भी नियम के तहत नहीं है कि हम स्लॉटर हाउस अनिवार्य रूप से चलाएं। इसलिए स्लॉटर हाउस को स्थायी रूप से बंद करने के निर्देश भी कमिश्नर को आसंदी से दिए गए हैं और इसमें जो अपराध में शामिल होंगे, लापरवाही में जो शामिल होंगे, उनके सस्पेंशन के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं धमतरी जिला शराब की बिक्री में मामले में टॉप गियर में है। आंकड़ों के अनुसार जिले में हर साल लगभग 500 करोड़ रुपए की शराब बिकती है। जिले में 27 शराब दुकानें हैं और एक दिन में करीब 1.3 करोड़ रुपए की शराब रोजाना बिक रही है। धमतरी जिले में जनसंख्या लगभग 8 लाख है और इसमें 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। वहीं अनाज, खाद्य तेल और पानी जैसी आवश्यक चीजों की बिक्री शराब के मुकाबले बेहद कम है। बाजार सर्वे के अनुसार रोजाना 15 लाख रुपए का अनाज, 15 लाख रुपए का खाद्य तेल और सिर्फ 1 लाख रुपए का पैक्ड वाटर बिकता है। कुल मिलाकर जरूरी वस्तुओं की रोजाना बिक्री 31 लाख रुपए ही होती है, जबकि शराब की बिक्री 1 करोड़ 30 लाख रुपए रोजाना है। विशेषज्ञों का कहना है कि शराब पर रोजाना इतना खर्च समाज के विकास के लिए नकारात्मक है। अगर ये पैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय या बचत में लगाए जाते तो आर्थिक उन्नति की गति बहुत तेज होती। इस बर्बादी के कई हानिकारक साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे हादसे, हिंसा, बीमारी और आर्थिक तंगी। उधर मंडला जिले के ग्राम पिपरी रैयत में आदिवासी संस्कृति और पारंपरिक विरासत के संरक्षण के उद्देश्य से आयोजित रीना शैला नृत्य समारोह पुंडम पर्व का आयोजन भव्य रूप से हुआ। गांव में इस सांस्कृतिक पर्व को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला। समारोह के मुख्य अतिथि समाजसेवी डॉक्टर विजय आनंद मरावी रहे। कार्यक्रम के दौरान गांव के वरिष्ठ नागरिक सियाना तिरुमाल रामप्रसाद दुर्वे ने डॉक्टर मरावी को पीला गमछा भेंट कर सम्मानित किया। उनके सहयोगी श्री मयंक जौद भैया ने भी कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाई। इस अवसर पर अंजनिया के प्रतिष्ठित नागरिक और भाजपा कार्यकर्ता संतोष मूल चंदानी, कपूर मरकाम, बालकृष्ण मार्को सहित ग्राम के कई वरिष्ठ नागरिक और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। समारोह में पारंपरिक आदिवासी लोक नृत्य रीना सैला की मनमोहक प्रस्तुतियों ने आदिवासी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक एकता का सजीव प्रदर्शन किया। ढोल मांदर की थाप पर कलाकारों ने पूरे वातावरण को उत्सवमय बना दिया। कार्यक्रम के बाद डॉक्टर विजय आनंद मरावी अपने प्रियजन अनीश मरावी के निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्नेहपूर्वक भोजन ग्रहण किया। यह आयोजन आदिवासी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन का सशक्त संदेश देता नजर आया। उधर कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने जिले के सभी नागरिकों से विनम्र अपील की है कि पतंगबाजी के दौरान चाइनीज मांझे का उपयोग बिल्कुल न करें। यह अत्यंत खतरनाक है, जिससे पक्षियों, बच्चों, राहगीरों एवं वाहन चालकों को गंभीर चोट लगने की आशंका रहती है। कलेक्टर ने कहा कि त्योहारों की खुशियां किसी के लिए दुख का कारण न बने, इसलिए सभी लोग केवल सुरक्षित एवं मानक सूती मांझे का ही उपयोग करें। साथ ही बच्चों को पतंग उड़ाते समय विशेष सावधानी बरतने, छतों एवं ऊंचाई वाले स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने, साथ ही सड़क किनारे पतंगबाजी न करने की सलाह भी दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में चाइनीज मांझे की बिक्री, भंडारण एवं उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। जिले के सभी नागरिकों से विनम्र अपील है कि पतंगबाजी के दौरान चाइनीज मांझे का उपयोग बिल्कुल ना करें। यह एक बहुत खतरनाक है। इससे पक्षियों, बच्चों, राहगीरों तथा वाहन चालकों को गंभीर चोट पहुंचने की आशंका रहती है। त्योहारों की खुशियां किसी के लिए दुख का कारण न बने, इसलिए सभी लोग सुरक्षित एवं मानक सूती मांझे का ही उपयोग करें। बच्चों को भी पतंग उड़ाते समय सावधानी बरतने, छतों व ऊंचाई वाले स्थानों पर सुरक्षित व्यवस्था करने तथा सड़क किनारे पतंगबाजी नहीं करने का सुझाव दें। जिले में चाइनीज मांझे की बिक्री, भंडारण और उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आइए हम सब मिलकर संक्रांति त्योहार को सुरक्षित और आनंदमय बनाएं। धन्यवाद। वहीं मंडला जिले के बिछिया विकासखंड अंतर्गत ग्राम अहमदपुर के पटेल टोला स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में स्वच्छता व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। हालात ऐसे हैं कि मोहल्ले का गंदा पानी बहकर सीधे स्कूल परिसर में प्रवेश कर रहा है, जिससे नन्हे स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। विद्यालय परिसर के अंदर ही एक कचरा घर बना हुआ है, जहां पूरे मोहल्ले का कचरा रोज फेंका जाता है। गंदगी और बदबू के बीच बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। चारों ओर फैली दुर्गंध और गंदा पानी संक्रमण व बीमारियों को खुला न्योता दे रहा है। शिक्षकों ने कई बार मोहल्ले वासियों को गंदा पानी स्कूल की ओर न बहाने की समझाइश भी दी है, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। ग्राम पंचायत अहमदपुर को भी इस गंभीर समस्या से अवगत कराया गया, बावजूद इसके आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। एक और सरकार स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता के बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर
जमीनी हकीकत प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही को उजागर कर रही है। सरपंच और जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता बच्चों के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। अब बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन इस गंभीर मामले पर कब संज्ञान लेगा और कब स्कूली बच्चों को साफ, सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण मिल पाएगा। ये पूरे मोहल्ले का जो पानी, बरसात का भी पानी और नहाया धोया जो पानी है वो मेन गेट से हमारे स्कूल के अंदर आता है। हम सब और बच्चे भी सब वहीं से नक के उसको आते हैं, गंदे पानी को सर नहा धो के आते हैं। क्या अभी तक कहाँ हैं आपने? सर हम इनको बोले भी कि मोहल्ले वालों को भी बोले, पंचायत में भी बोले कि नाली की व्यवस्था यहाँ की जाए, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता सर। सर नहाया धोया पानी, मांजा धोया, बर्तनों को साफ किया हुआ। सर हम चाहते हैं कि ये पानी की दिशा मोड़ी जाए, सामने नाले की व्यवस्था की जाए। जी ये तो बहुत सोचनीय विषय है। सामने के लोगों को कई बार हमने हिदायत दी है, इनकी रिपोर्ट करने की भी धमकी दी है। तो कचरा भी फेंक रहा है स्कूल के अंदर आप? हम नहीं फेंके साहब, ये कचरा तो यहाँ कुआं खींचा, यहाँ तो सब स्कूल के साफ सफाई किया है तो फेंके साहब। हम बल्कि कई बार हम आग ही लगाए हैं यहाँ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।